हेलो डॉक्टर्स। तो हमने न्यूप्लेसिया का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें आज हमारा 4th लेक्चर है। इससे प्रीवियस जो हमारे 3 लेक्चर्स रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूप्लेसिया क्या होता है, न्यूप्लाज्म क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है। साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ ट्यूमर को भी डिस्कस किया था। लाइक हमने बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में भी डिस्कस किया था। आज जो हमारा 4th लेक्चर है इसमें बेसिकली आज हम फोकस करेंगे ऑन द फीचर्स ऑफ न्यूप्लेसिया, न्यूप्लाज्म एंड ट्यूमर। कि जो न्यूप्लाज्म होता है या ट्यूमर होता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूप्लाज्म और ट्यूमर क्या होता है 1 मिनट में। ये मान लीजिए आपका कोई टिश्यू है और इस टिश्यू में ये जो आपको दिख रही है ये सेल्स हैं। मान लीजिए इस पर्टिकुलर किसी सेल्स में म्यूटेशन हो जाता है, इस किसी पर्टिकुलर सेल में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये सेल अनकंट्रोल सेल डिवीजन शो करती है। और अनकंट्रोल सेल डिवीजन शो करने की वजह से यहां पे ट्यूमर सेल्स का कलेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टिश्यू के इस पार्ट पे क्या हो जाता है, एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ट्यूमर या फिर न्यूप्लाज्म। और इसके बनने, ट्यूमर या न्यूप्लाज्म के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं न्यूप्लेसिया। तो बेसिकली आज मैं ये समझने जा रहा हूं कि ये जो ट्यूमर बना है या न्यूप्लाज्म बना है जो कभी आगे चल के कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो इसके क्या फीचर्स होते हैं, इस ट्यूमर के, इस न्यूप्लाज्म के, इस कैंसर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 4 फीचर्स हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेसिया, रेट ऑफ ग्रोथ, डिस्प्लेसिया एंड एनाप्लेसिया, लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने जब आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर मैंने आपको बताया था, तब मैंने इन फीचर्स के बारे में बात करी थी, लेकिन ब्रीफ में बात करी थी। आज इन्हीं फीचर्स के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेसिया, डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेसिया फर्स्ट फीचर के साथ। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेसिया, समझिएगा। सपोज करिए कि आपकी किडनी है और आपको पता है कि किडनी जिन सेल से मिलकर बनी होती है उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो ये पूरी किडनी जो है हमारी, वो मान लीजिए कि नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब यहां पर ये कोई पर्टिकुलर नेफ्रॉन थी, इस पर्टिकुलर नेफ्रॉन में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। इसमें म्यूटेशन होने की वजह से इस नेफ्रॉन ने अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शो किया और इसके आसपास ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन होने लगा। इसका फॉर्मेशन होने लगा, ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन होने लगा। अब 2 कंडीशन अराइज हो सकती हैं कि ये जो ट्यूमर सेल्स बनी है, ये जो हमारी पेरेंट सेल थी या जो हमारी नेचुरली सेल्स थी इस ऑर्गन में, नेफ्रॉन्स, उनसे रिजेंबलेंस शो करे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। कहने का मतलब यह है कि जो ट्यूमर सेल्स बनी है वो हमारी जो पेरेंट सेल्स हैं नेफ्रॉन, उनकी तरह ही स्ट्रक्चरली हो और उन्हीं की तरह फंक्शन परफॉर्म करे। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिजेंबलेंस शो करें। क्या करें? रिजेंबलेंस शो करें। किसके साथ? पेरेंट सेल के साथ, पेरेंट सेल के साथ। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलरिटी ऑफ द ट्यूमर सेल्स टू द पेरेंट टिश्यू सेल, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन दूसरी कंडीशन, अगर ये ट्यूमर सेल्स स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रिजेंबलेंस शो नहीं करती हैं पेरेंट सेल के साथ, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनाप्लेसिया। यानी कि रिजेंबलेंस खत्म हो गई है, डिफरेंशिएशन का लॉस हो चुका है, रिजेंबलेंस का लॉस हो चुका है, तो फिर इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनाप्लेसिया बोलते हैं। और ये होता है हॉलमार्क ऑफ कैंसर। अगर कहीं आपको एनाप्लेसिया देखने को मिल रहा है किसी टिश्यू के अंदर, तो आप कंफर्म ये मान सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है? कैंसर का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज हॉलमार्क ऑफ कैंसर। बात समझ में आ रही है? मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ ट्यूमर बताए थे तो उसमें मैंने आपको कई तरह के ट्यूमर बताए थे। 2 मेन टाइप के ट्यूमर मैंने आपको बताए थे, एक बताया था बिनाइन ट्यूमर और एक बताया था मैंने मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो डिफरेंशिएशन शो करता है। क्या शो करता है? डिफरेंशिएशन। लेकिन जो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो डिफरेंशिएशन और एनाप्लेसिया दोनों शो कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन किसकी प्रॉपर्टी है? बिनाइन ट्यूमर की। और कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर भी डिफरेंशिएशन शो कर सकते हैं। तो वो बिनाइन ट्यूमर जो डिफरेंशिएशन शो कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि सारे के सारे ऑल बिनाइन ट्यूमर कैन शो द डिफरेंशिएशन। एग्जांपल लाइपोमा, कॉन्ड्रोमा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएशन शो करते हैं, कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे होते हैं जो एनाप्लेसिया शो करते हैं। तो ऐसे मैलिग्नेंट ट्यूमर जो डिफरेंशिएशन शो करते हैं, यानी कि जिनकी ट्यूमर सेल पेरेंट सेल से रिजेंबल करती हैं, उनके एग्जांपल है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहां आपको जो स्लाइड देखने को मिल रही है, basically this is the slide of squamous cell carcinoma of the skin. Here the tumor cells are resembling with the parent cell. Now talking about the एनाप्लेसिया, तो मैंने आपको बताया था कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो एनाप्लेसिया शो करता है।
सो द एनाप्लेसिया इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर ओनली, मैलिग्नेंट ट्यूमर ओनली। बिनाइन ट्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। बिनाइन ट्यूमर क्या शो करता है? डिफरेंशिएशन करता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो डिफरेंशिएशन भी शो कर सकते हैं और एनाप्लेसिया भी शो कर सकते हैं। बात समझ आई? तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो रेब्डोमायोसार्कोमा, रेब्डो मतलब स्केलेटल मसल्स का मैलिग्नेंट ट्यूमर, स्केलेटल मसल्स का मैलिग्नेंट ट्यूमर, रेब्डोमायोसार्कोमा। ठीक है, तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? एनाप्लेसिया देखने को मिलेगा। तो यहां जो पेरेंट सेल्स बन रही हैं, यहां जो पेरेंट सेल्स बन रही हैं वो यहां जो ट्यूमर सेल्स बन रही हैं वो पेरेंट सेल से रिजेंबलेंस शो नहीं करती हैं। इन द केस ऑफ एनाप्लेसिया एग्जांपल इज रेब्डोमायोसार्कोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्केलेटल मसल्स। एनाप्लेसिया के बारे में अगर हम थोड़ा और बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एनाप्लेसिया क्या है। तो जैसा हमने बताया कि एनाप्लेसिया होता है लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि जो ट्यूमर सेल्स बन रही हैं वो पेरेंट सेल से रिजेंबलेंस शो नहीं करती हैं, रिजेंबलेंस शो नहीं करती हैं। अब एक सवाल आता है कि रिजेंबलेंस शो क्यों नहीं कर रही हैं? जो ट्यूमर सेल्स बन रही हैं वो पेरेंट सेल से रिजेंबलेंस क्यों शो नहीं करती हैं? तो उसका रीजन है कि जो स्टेम सेल्स या पेरेंट सेल्स इन ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं उनके अंदर जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है वो सही से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि स्टेम सेल्स या पेरेंट सेल्स जब न्यू सेल्स बनाती हैं तो वो सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं। तो या तो ये हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है, या फिर जो हमारी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो सेल्स जिनके अंदर डिफरेंशिएशन हो चुका है वो अगेन एक बैक प्रोसेस में चली जाती है, एक रिवर्स प्रोसेस में चली जाती है जिसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो फ्रॉम मैच्योर टू इमेच्योर कंडीशन में चली जाती है, एक रिवर्स गियर में चली जाती है। तो जो हमारी, या तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारी स्टेम सेल्स हैं या पेरेंट सेल्स हैं उनसे जो ट्यूमर सेल्स बन रही हैं उनका प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है। अगर डिफरेंशिएशन हो जा रहा है तो जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में जा रही हैं, यानी बैक साइड जा रही हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। इतनी बात समझ में आ गई? अब जो नई ट्यूमर सेल्स बनी है वो ऐसा क्या नया शो कर रही हैं कि वो पेरेंट सेल से रिजेंबल नहीं शो कर रही हैं? तो जो हमारी एनाप्लास्टिक सेल्स होती हैं, बेसिकली जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो प्लियोमॉर्फिज्म शो करती हैं, यानी कि उनके शेप एंड साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं। दूसरा, उनका जो न्यूक्लियाई होता है वो हाइपरक्रोमेटिक होता है, और उनका जो एनसी रेशियो होता है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। यानी सेल है तो उसमें एक बहुत ज्यादा लार्ज क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा, जिसमें हाइपरक्रोमेटिन वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, जो नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है सेल का वो भी आपको लॉस्ट मिलेगा। प्लियोमॉर्फिज्म शो करेगी सेल, वेरियस शेप एंड साइज शो करेगी। तो यहां हम जो स्लाइड देख रहे हैं वो स्लाइड है एनाप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स की, जिसमें हमको सेल्स का वेरिएशन देखने को मिल रहा है इन द शेप एंड साइज। या हमारी डिफरेंट सेल्स हैं जिनके डिफरेंट क्या है? शेप एंड साइज है, एंड दे आर शोइंग इंक्रीज्ड हाइपरक्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर आप प्लियोमॉर्फिज्म बता रहे हैं कि सेल जो है वो प्लियोमॉर्फिज्म शो कर रही है, वेरिएशन है इनके अंदर शेप एंड साइज में, और साथ ही साथ इनका एनसी रेशियो बढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें तो हमने एक प्रोसेस में देखी थी, वो प्रोसेस था डिस्प्लेसिया। तो फिर डिस्प्लेसिया में और एनाप्लेसिया में अंतर क्या है? वैसे कि डिस्प्लेसिया और एनाप्लेसिया में हमारे थर्ड पॉइंट था, हमको 4 फीचर्स पढ़ने थे, जिसमें पहला हमारा फीचर था एनाप्लेसिया एंड डिफरेंशिएशन। दूसरा जो फीचर था हमारा वो था रेट ऑफ ग्रोथ, और जो तीसरा फीचर था हमारा वो था एनाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया। लेकिन थर्ड फीचर को हम आज पहले पढ़ा देते हैं। तो हमको बताना है कि डिस्प्लेसिया में भी हमको प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, इंक्रीज इन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो देखने को मिलता है। तो फिर क्या डिफरेंस है डिस्प्लेसिया में और एनाप्लेसिया में? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी सेल होती है उसमें जब कोई म्यूटेशन होता है या कोई स्ट्रेस आता है तो वो पहले हाइपरप्लेसिया शो करती है। क्या शो करती है? हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया के बाद वो डिस्प्लेसिया शो करती है। क्या शो करती है? डिस्प्लेसिया शो करती है। और डिस्प्लेसिया के बाद फिर वो एनाप्लेसिया शो करती है। एनाप्लेसिया जो होती है वो कैंसर वाली स्टेज होती है। तो ये जो कैंसर वाली स्टेज है इससे जस्ट जो प्रीकर्सर स्टेज होती है वो होती है डिस्प्लेसिया। तो बेसिकली डिस्प्लेसिया जो है वो प्री कैंसर स्टेज है, और जो एनाप्लेसिया है वो कैंसर स्टेज है। यानी डिस्प्लेसिया एनाप्लेसिया की एक प्रीवियस स्टेज है, एक प्रीकर्सर स्टेज है। डिस्प्लेसिया में भी डिसऑर्डर अरेंजमेंट होता है सेल्स का, बट वहां पे जो डिसऑर्डर अरेंजमेंट है या ग्रोथ है वो नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, यानी वो कैंसर प्रोलिफरेशन नहीं है। अभी सेल कैंसर वाली स्टेज में एंटर नहीं की है, उससे जस्ट एक स्टेज पीछे है।
ठीक है। और वहीं अगर हम आपकी यहां एक और पॉइंट में क्लियर करने देना चाहूंगा, डिस्प्लेसिया जो होता है ये अर्ली स्टेज में रिवर्सिबल होता है। यानी अगर सही से जो भी हमारा एजेंट है जो हाइपरप्लेसिया और डिस्प्लेसिया करा रहा है, अगर आप उस एजेंट को अगर रोक देंगे तो ये डिस्प्लेसिया जो है ये रिमूव हो जाएगा और सेल वापस कैसी हो जाएगी, नॉर्मल सेल हो जाएगी। यानी अर्ली स्टेज में रिवर्सिबल होता है। लेकिन अगर मान लीजिए लेट स्टेज है, क्या है, लेट स्टेज है, तो ये डिस्प्लेसिया जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनाप्लेसिया में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिस्प्लेसिया की एक खास बात है कि अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज में रिवर्सिबल होता है, बट लेट स्टेज में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो एनाप्लेसिया होती है ये इरिवर्सिबल स्टेज होती है, इट इज कैंसरस स्टेज। एक बार सेल कैंसरस स्टेज में चलेगी तो वापस नॉर्मल स्टेज में नहीं आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज है कि जो आपका डिस्प्लेसिया होता है ये बेसिकली आपको एपिथेलियल लीजन्स में देखने को मिलेगा, जबकि आपका जो एनाप्लेसिया है वो आपको एपिथेलियल लीजन और मेसेनकाइमल लीजन्स दोनों में देखने को मिल सकता है। डिस्प्लेसिया में भी एनाप्लेसिया की तरह आपको सेम चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पे भी आपको इंक्रीज्ड एनसी रेशियो देखने को मिलेगा और न्यूक्लियाई के अंदर आपको हाइपरक्रोमेटिन देखने को मिलेगा, एज सेम एज द एनाप्लेसिया। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसिया क्या है, एनाप्लेसिया की एक पहले वाली स्टेज है। सो डिस्प्लेसिया इज द फॉर्मर स्टेज। और इसमें क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, यानी कि अगर ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये सेल्स है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट है, ब्रेक डाउन नहीं करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन नहीं करती है। लेकिन वहीं अगर आप बात करो एनाप्लेसिया की, तो एनाप्लेसिया के केस में क्या होता है कि मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो ये क्रैक कर जाती है, यहां से क्रैक कर जाती है, और जब क्रैक कर जाती है तो जो सेल्स होती हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं और क्या शो करती है, मेटास्टेसिस शो करती है, दूसरी जगह जाके ट्यूमर कॉज करती है, मेटास्टेसिस शो करती है। तो डिस्प्लेसिया में बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, जबकि एनाप्लेसिया में बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं रहती, ब्रेकडाउन हो जाती है और सेल्स जो होती हैं, ट्यूमर सेल्स हो जाती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाती हैं और वहां पे जाके सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। बात समझ में आई। तो मैं अगर एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करूं, जैसा मैंने आपको बनाया था कि पहले सेल नॉर्मल होती हैं, ठीक है, फिर वो हाइपरप्लेसिया शो करती हैं, देन दे अंडरगो फॉर द डिस्प्लेसिया, and finally after dysplasia, that is the pre-cancerous stage, they enter into the anaplasia, that is cancerous stage। यहां तक सेल अर्ली स्टेज में रिवर्सिबल फॉर्म में होती है, यानी यहां से वापसी का रास्ता है। अगर जो भी स्ट्रेस या जो भी कॉजिंग एजेंट है, कॉजिटिव एजेंट है, अगर आप उसको हटा देंगे तो वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में चली जाएगी। बट एक बार सेल कैंसर वाली स्टेज में एंटर कर गई तो वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में नहीं जा पाएगी। इतनी समझ में आ गई। अब हम बात करें रेट ऑफ ग्रोथ की। जो हमारे 4 पॉइंट्स थे, 4 फीचर्स थे न्यूप्लेसिया के। पहला था डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेसिया, दूसरा था रेट ऑफ ग्रोथ, थर्ड था हमारा एनाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया, एंड फोर्थ था लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। तो डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेसिया हमने खत्म कर लिया, एनाप्लेसिया वर्सेस डिस्प्लेसिया भी हमने खत्म कर लिया। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में। तो अगर हम रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें तो रेट ऑफ ग्रोथ जो होती है वो, अगर मैं बिनाइन ट्यूमर में बात करूं तो बिनाइन ट्यूमर में क्या होती है, कंपैरेटिवली स्लो होती है एज कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में फास्ट ग्रोथ होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है हमारा बिनाइन ट्यूमर। आपको पता है कि बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो स्लोली ग्रो करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है लियोमायोमास, बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्मूथ मसल। इस केस में क्या होता है कि जो बिनाइन ट्यूमर है वो कैंसर से यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर से भी ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। और इसका रीजन है कि जो ये कंडीशन जो है आपको यूट्रस में देखने को मिलेगी, और यूट्रस में अगर एलिवेटेड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन अगर आपको देखने को मिलता है तो उस एलिवेटेड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से यूट्रस में विगरस ग्रोथ को देखने को मिलती है, बहुत हाई स्पीड से बिनाइन ट्यूमर की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। अगर मैं उन कंडीशंस की बात करूं जिनमें रेट ऑफ ग्रोथ डिपेंड करती है, तो बिनाइन ट्यूमर की जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है ब्लड सप्लाई पे और प्रेशर कांस्टेंट पे। वहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर आप रेट ऑफ ग्रोथ की बात करो तो मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन की। यानी जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन होगा, जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन होगा उतना ही रेट ऑफ ग्रोथ कम होगी। इतना बात समझ आई। जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन होगा उतना रेट ऑफ ग्रोथ कम होगी, यानी कि जितना ट्यूमर सेल्स पेरेंट सेल से रिजेंबल करेंगी उतना ही मैलिग्नेंसी के चांसेस कम रहेंगे, और जितना ट्यूमर सेल पेरेंट सेल से डेविएट होंगी उतना ही उनके मैलिग्नेंसी के चांसेस, सिवियरिटी के चांसेस ज्यादा होंगे। तो हमने डिफरेंशिएशन, एनाप्लेसिया, रेट ऑफ ग्रोथ, एनाप्लेसिया वर्सेस डिस्प्लेसिया को खत्म कर लिया।
नाउ वी विल मूव ऑन अपॉन फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। तो हम बात करेंगे लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस के बारे में। जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसके बारे में वो ये है कि जो लोकल इन्वेजन हो या मेटास्टेसिस हो, ये दोनों ही जो प्रॉपर्टी है वो बिनाइन ट्यूमर की प्रॉपर्टी नहीं है। चाहे लोकल इन्वेजन हो चाहे मेटास्टेसिस हो, दोनों को ही मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कैंसर शो करते हैं। बिनाइन ट्यूमर ना तो लोकल इन्वेजन शो करता है ना मेटास्टेसिस शो करता है। सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो लोकल इन्वेजन और मेटास्टेसिस को शो करते हैं। लोकल इन्वेजन और मेटास्टेसिस होता क्या है, अगर कोई ट्यूमर अपने आसपास के एरिया में पेनिट्रेट करता है, इन्वेट करता है अपने सराउंडिंग के टिश्यू में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लोकल इन्वेजन। तो मान लीजिए ये टिश्यू था, यहां पे ट्यूमर जनरेट हुआ और ये आसपास के एरिया में फैल रहा है, तो दिस इज लोकल इन्वेजन। लेकिन अगर ये ट्यूमर इस एक टिश्यू या ऑर्गन से किसी दूसरे टिश्यू या ऑर्गन में जाके वहां पे जाके सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेटास्टेसिस, एक से दूसरी की तरफ जाना। तो अपने सराउंडिंग में फैल रहा है, दैट इज लोकल इन्वेजन। लेकिन अगर आप एक साइड से दूसरी साइड पे जाके सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रहे हो, दिस इज मेटास्टेसिस। अगर आपको मेटास्टेसिस देखने को मिल रही है तो ये मोस्ट रिलायबल साइन होता है मैलिग्नेंसी का, यानी मोस्ट एश्योर्ड साइन ऑफ मैलिग्नेंसी और कैंसर इज मेटास्टेसिस। सेकंड मोस्ट रिलायबल की बात करें तो वो होता है लोकल इन्वेजन। लेकिन अगर आप एक मोस्ट रिलायबल साइन पता करें मैलिग्नेंसी का तो वो होता है मेटास्टेसिस। अगर कोई कैंसर कोई भी ट्यूमर मेटास्टेसिस शो कर रहा है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलरली क्या है, कैंसर है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मेटास्टेसिस होगा कैसे। तो जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करती हैं। कैसे माइग्रेट करती हैं, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक डाउन कर जाती है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन कर जाती है, जिसकी वजह से जो सेल्स होती हैं वो क्या कर जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं और वो किसी दूसरी जगह पे जाके मेटास्टेसिस शो करके सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। मैंने आपको बताया था कि लोकल इन्वेजन जो है, चाहे लोकल इन्वेजन हो चाहे मेटास्टेसिस हो, दोनों ही किसकी प्रॉपर्टी है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की। बिनाइन ट्यूमर ना तो लोकल इन्वेजन शो करते हैं ना मेटास्टेसिस शो करते हैं। ठीक है, तो वही बात यहां दे रखी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर नॉट बिनाइन ट्यूमर। लोकल इन्वेजन जो है वो बिनाइन ट्यूमर की प्रॉपर्टी नहीं है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी है। दो ऐसे ट्यूमर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोकल इन्वेजन शो करेंगे, मेटास्टेसिस नहीं शो करेंगे। यानी ये दो ट्यूमर जो मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसे हैं कि अपने आसपास के एरिया में ही फैलेंगे, किसी दूर जाके किसी दूसरे जगह पे जाके ट्यूमर कॉज नहीं करेंगे। एग्जांपल, ब्रेन ट्यूमर इन द ग्लियोमा, ग्लियल सेल्स, एंड बीसीसी, बेसल सेल कार्सिनोमा और रोडेंट सेल्स। तो ये जो हमारे कार्सिनोमा है या ये जो हमारे कैंसर हैं, ये लोकल इन्वेजन शो करेंगे, मेटास्टेसिस नहीं शो करेंगे। इनके अलावा जितने भी हमारे कैंसर हैं वो सारे लोकल इन्वेजन भी शो करेंगे और मेटास्टेसिस भी शो करेंगे। लेकिन ये दो ऐसे ट्यूमर हैं जो सिर्फ लोकल इन्वेजन शो करेंगे, मेटास्टेसिस शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सारे जो कैंसर्स हैं वो क्या शो करेंगे, मेटास्टेसिस शो करेंगे, एक जगह से जाके दूसरी जगह पे ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां हम लिवर के अंदर आपको ये मेटास्टेसिस कैंसर देखने को मिल रहा है। अब मैंने आपको बताया कि मेटास्टेसिस शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जाने का कोई पाथवे भी होना चाहिए कि जो ट्यूमर सेल्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, तो कैसे जा रही हैं, इनका पाथवे क्या है। तो एक तो तरीका है लिम्फेटिक स्प्रेड, लिम्फेटिक चैनल से जाना। दूसरा है, ये जो दो मेन पाथवे हैं, एक है लिम्फेटिक स्प्रेड और एक है हेमेटोजेनस स्प्रेड, यानी लिम्फेटिक चैनल के थ्रू जाना या ब्लड वेजल्स के थ्रू जाना। ब्लड वेजल्स में भी वेन के थ्रू जाना ज्यादा इजी रहता है एज कम्पेयर टू आर्टरी, क्योंकि जो वेन्स होती है वो थिन वॉल्स होती हैं, थिन वॉल होती हैं, इसलिए इजीली अफेक्टेड होती है। हमारे जितने भी कार्सिनोमा होते हैं, कार्सिनोमा मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर जो एपिथेलियल ओरिजिन के हैं, क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन, यानी कार्सिनोमा हमारे जितने भी हैं वो लिम्फेटिक स्प्रेड से फैलते हैं, एक्सेप्ट रीनल सेल कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। इन तीन को अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे जितने भी कार्सिनोमा होते हैं सारे लिम्फेटिक स्प्रेड से फैलते हैं। वही हम बात करें जितने भी हमारे सार्कोमा होते हैं, सार्कोमा मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मेसेनकाइमल ओरिजिन, तो जितने भी हमारे सार्कोमा हैं वो सारे हेमेटोजेनस स्प्रेड यानी ब्लड वेजल्स के थ्रू फैलते हैं, एक्सेप्ट टू साइनोवियल सार्कोमा एंड रेब्डोमायोसार्कोमा।
रेड्रोमायोसार्कोमा क्या होता है? इट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में जो है सेंटिनल लिम्फ नोड। सेंटिनल लिम्फ नोड क्या होता है वो समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ठीक है, और ये इनके ब्रेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट में मान लीजिए अगर कैंसर देखने को मिलता है, ब्रेस्ट में कैंसर देखने को मिलता है, तो ये कैंसर सबसे पहले कहां फैलेगा? इसके जस्ट पास वाले लिम्फ नोड पे, यानी जो ब्रेस्ट है इनके सबसे पास जो लिम्फ नोड होगा वहां ये कैंसर जाके सबसे पहले रीच करेगा। तो जो पहला लिम्फ नोड होता है जो किसी लिम्फेटिक ड्रेनेज की किसी भी ऑर्गन के लिम्फेटिक ड्रेनेज को अफेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। जैसे हमारा जो ब्रेस्ट होता है इसके पास सबसे पास जो लिम्फ नोड होता है वो होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड। क्या होता है? एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो जो ब्रेस्ट का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है उसको सबसे पहले ये एक्सिलरी लिम्फ नोड जो होता है ये कलेक्ट करता है। तो अगर ब्रेस्ट में कैंसर है तो उसकी सबसे पहले रीच करने की प्रोबेबिलिटी कहां होगी? इस एक्सिलरी लिम्फ नोड में। ठीक है, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड जो होगा वो इस ब्रेस्ट का क्या होगा? सेंटिनल लिम्फ नोड होगा, यानी फर्स्ट लिम्फ नोड होगा जो इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज को कलेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसा मेटास्टेसिस देखने को मिले जो अपने सेंटिनल लिम्फ नोड को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसको स्किप करके किसी दूसरे लिम्फ नोड को अफेक्ट कर रहा है, तो इस तरह की मेटास्टेसिस को हम बोलते हैं स्किप मेटास्टेसिस। यानी अपना जो नियरेस्ट लिम्फ नोड है उसको तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, उसको स्किप करके किसी दूर वाले दूसरे लिम्फ नोड को अफेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं स्किप मेटास्टेसिस। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने पास वाले को अफेक्ट ना करे, दूर वाले को अफेक्ट करे? तो ऐसा हो सकता है कि जिस पाथवे से ब्रेस्ट से एक्सिलरी लिम्फ नोड तक जाना था उस पाथवे में अगर कोई ब्लॉकेज आ गया, क्या आ गया? कोई ब्लॉकेज आ गया, तो वो अल्टरनेटिव पाथवे यूज करके किसी दूसरे लिम्फ नोड पे चला गया, तो उस केस में स्किप मेटास्टेसिस परफॉर्म करी जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि मेटास्टेसिस शो करने के दो मेन तरीके हैं। एक पहला था लिम्फेटिक चैनल के थ्रू, दूसरा ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा तीन और मेथड होते हैं जिनके बारे में डिटेल में हमें नहीं जाना, उनके हम बस नाम जान लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, एक होता है ट्रांससिलोमिक स्प्रेड, एंड लास्ट वन होता है ट्यूमर शोइंग बोनी मेटास्टेसिस। तो ये 5 तरीके होते हैं जिससे जो हमारी ट्यूमर सेल्स हैं माइग्रेट कर जाती हैं और मेटास्टेसिस को कर सकती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।